हाँ हाँ, आ रहे बेटा। ओके, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे। क्या था लास्ट टॉपिक? हाँ, सबसे पहले हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था प्रियम्बल। ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स यूज थे प्रियम्बल में? सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सेक्युलर। ठीक है, ओके। फिर हम लोग ने देखा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, फेडरल है कि यूनिटरी है? कॉजी फेडरल था। और इसके केस का नाम क्या था? केशवानंदा भारती। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था स्टेट की डेफिनेशन। क्या था स्टेट की डेफिनेशन में? जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज थी उन सबको क्या माना जा रहा था? स्टेट। ठीक है, उसके अंदर भी कुछ केसेस देखे थे हम लोगों ने, बीसीसीआई वगैरह देखा था। बीसीसीआई स्टेट था कि नहीं था? नहीं था, पक्का? अच्छा ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था प्री एग्जिस्टिंग लॉज एंड पोस्ट, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल कौन से थे? जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले आए, और पोस्ट वाले ऑब्वियसली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आए। अगर लॉ में और कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या प्रिवेल करता है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा। और इसके हम लोग ने कुछ डॉक्ट्रीन्स भी पढ़े थे। कौन कौन से थे? सेवरेबिलिटी था, एक्लिप्स था, वेवर था, वेवर था, अच्छा, और सिंगल पर्सन लॉ। हाँ, डाउट? हाँ बेटा। हाँ हाँ, इन दोनों को मतलब टॉपिक नहीं समझ में आया? ओके, हाँ एग्जैक्टली। ओके, सिंगल पर्सन लॉ में देखिए एक मेन लाइन थी कि भले ही एक सिंगल पर्सन क्लास, मतलब अगर एक सिंगल पर्सन एक कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है तो हम लोग ये मानेंगे कि उस पूरी कैटेगरी के ऊपर वो रूल एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ने ये नहीं कहा कि सिर्फ उस कंपनी के ऊपर ऐसा रूल होगा। वैसी ही मान लो कोई और कंपनी है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है, तो वहां के ऊपर भी यही रूल लग जाएगा। ठीक है, कि गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है और शेयर होल्डर्स की वोटिंग राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि लॉ बनाया गया है किसी सिंगल पर्सन के लिए। नो, वो सिंगल पर्सन जरूर है लेकिन वो सिंगल पर्सन एक कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। जैसे हमने आपको बताया था कि आपकी फिलहाल दो आइडेंटिटीज हैं, एक तो जो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है और एक सीएस स्टूडेंट। अगर एज अ सीएस स्टूडेंट आपके लिए कोई रूल होता है तो वो सिर्फ आपके लिए थोड़ी ना होगा, वो सबके लिए होगा। ठीक है, जैसे आपने कहा और आपने कुछ केस वेस फाइल किया और आपने कहा भैया पासिंग मार्क्स 40 बहुत ज्यादा है, इतना ना हो पाएगा हमसे, 5 नंबर रख दो। आपने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन फाइल करी कि हम लोगों को देखते हुए 40 नंबर जो पासिंग है ना 100 में से, इसको रिड्यूस कर दिया जाए और 5 रख दी जाए, और बाई चांस आप केस जीत भी गए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ ठीक बात है, कहाँ 5 से ज्यादा ला पाओगे। ठीक है, तो 5 नंबर उन्होंने पासिंग कर दी। तो ये बताओ सिर्फ वो बच्चा जिसने केस फाइल किया था उसके ऊपर अप्लाई होगा या सबके ऊपर? बिकॉज दैट स्टूडेंट इज एक्टिंग एज अ क्लास। ठीक है, तो सिंगल पर्सन लॉ ये कहता है कि अगर एक सिंगल पर्सन के ऊपर भी लॉ लग रहा है तो भी हम उसको लॉ वैलिड मानेंगे अगर इट इज रिप्रेजेंटिंग अ क्लास। ठीक है, फाइन। और दूसरा क्या पूछा था बेटा? पेक्यूलियर फीचर्स फेडरलिज्म के ना। पेक्यूलियर फीचर्स में बता रहे हैं कि फेडरलिज्म का वैसे तो मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, लेकिन हमारे यहाँ फेडरलिज्म भी अलग तरीके का है। जैसे अमेरिका वगैरह के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इंडिविजुअल स्टेट्स होते हैं, वो इंडिविजुअल स्टेट्स ने अपनी थोड़ी थोड़ी पावर सेंट्रल को दे रखी है। लेकिन हमारी कंट्री में क्या होता है, पहले सेंट्रल है और सेंट्रल ने अपनी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट करी हैं स्टेट को। यानी हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर तो है लेकिन सुप्रीमेसी सेंट्रल को दी गई है। वो सारी चीजें जिसमें डिस्प्यूट होता है कि सेंट्रल करेगा स्टेट करेगा, तो वो पावर किसके पास चली जाती है? सेंट्रल के पास। तो हम पूरी तरह से फेडरल भी नहीं है। दैट इज व्हाट इज पेक्यूलियर फीचर्स। ठीक है, उसके 4 पॉइंट्स हैं। और कोई डाउट? चलिए, सो वी हैव टू नाउ स्टार्ट फ्रॉम राइट ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, शुरू करें यहां से। ओके चलिए, तो हम लोग आज से फंडामेंटल राइट्स से स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता ही है। ठीक है, सबसे पहला आर्टिकल कौन सा है? राइट ऑफ इक्वालिटी। आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इक्वालिटी एंड वेरियस फेसेट्स। यानी ये 4 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 14 से लेके 18 तक, जो राइट टू इक्वालिटी से बिलोंग कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए इसमें कौन सा है, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या हुआ?
लॉ की नजरों में सबको इक्वल माना जाएगा, ठीक है। लॉ सबको इक्वल मानता है, लॉ सबको इक्वल प्रोटेक्शन देगा। कभी आप मॉन्यूमेंट्स गए हैं विजिट करने? कैन यू नेम सम मॉन्यूमेंट्स? ये मैम गलत बात होती है, देखो हिस्ट्री की कोई बात होगी नहीं यहाँ पर। कोई मॉन्यूमेंट्स बता सकते हो हमारे देश के? पता था पहला ताजमहल ही आएगा, दिमाग आपका घूम फिर के वहीं जाता है। एनीवेज, ताजमहल और रेड फोर्ट, ओके। कुछ बच्चे कह रहे हाँ यही सब, हाँ यही। जेड स्क्वायर कौन बोल रहा है? किसी ने बोला जेड स्क्वायर? अच्छा, ये मॉन्यूमेंट्स है। अगर कभी आपने ध्यान दिया हो तो जब आप इन मॉन्यूमेंट्स में जाते हैं तो इनकी एंट्री पर दो कैटेगरीज होती हैं, एक इंडियंस के लिए टिकट पर, एक फॉरेनर्स के लिए, ठीक है। हम लोग की टिकट कितने की होती है इंडियंस की? कुछ भी 40, 70, 10, 20, 100, 50, इससे ज्यादा क्या? फॉरेनर्स की कितनी होती है? 1000, 1200। ये क्या है? क्या यहाँ इक्वालिटी नहीं देखी जा रही है, या हम लोग उनको बुद्धू बना रहे हैं? उनको क्या समझ में आएगा कि हमारी 40 है? बताओ, क्या यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं देखी जा रही? ये तो गलत बात है। वो आए हैं, उनकी टिकट 1000 रुपए है, हमारी 10, 20, 40 रुपए, जबकि वो बेचारे तो साफ सुथरा भी रखते हैं। हम ही लोग हैं जो अंदर दिल बना के तीर बना के आते हैं। कभी आपने किसी फॉरेनर को नहीं देखा होगा दिल बना के तीर बना रहा है, ये काम हम ही लोग करते हैं। फिर भी हमारी टिकट 40 रुपए होती है और उनकी टिकट 1000 रुपए होती है। इज दिस नॉट इक्वालिटी? या किसी ने ध्यान नहीं दिया आज तक? क्लासिफिकेशन। सोचा कभी आपने? जब हम बात करते हैं राइट ऑफ इक्वालिटी की, तो राइट ऑफ इक्वालिटी का मतलब तो यही हुआ ना कि सबको इक्वल माना जाए। और अगर सबको इक्वल माना जाएगा तो इस तरीके का डिफरेंशिएशन क्यों किया जा रहा है? व्हाई दिस इज सो? लॉजिकली नॉर्मल भी सोचो, ऐसा तो गलत बात है ना, ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप कह रहे क्यों गलत बात है? उनको लूटने का मौका मिल रहा है ना? हाँ। ओके, ठीक है। आप ये कह रहे हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लॉ है, हमारे इंडियंस पे एप्लीकेबल है, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो मान लो पीटर है, आपको पता है पीटर कहाँ का है? कहाँ का? इंग्लैंड का, ठीक है। पीटर का यहाँ पर पर्स चोरी हो जाता है, वो पुलिस के पास भाग के जाते हो, कहता है हमारा पर्स चोरी हो गया। पुलिस वाला कहता है हमसे क्या मतलब, अपने यहाँ की पुलिस लेकर आओ। अब क्यों? हमारा लॉ, हमारे ऊपर हमारी पुलिस, टैक्सेस हम लोग दे रहे हैं, वो थोड़ी दे रहे हैं। फिर अब क्या हुआ? उस हिसाब से तो और उल्टा होना चाहिए। उनकी करेंसी तो वैसे ही ज्यादा वैल्यू की होती है। अगर नॉर्मल रुपी टर्म्स में दोनों को कन्वर्ट करो तो एक्चुअल में हमारी टिकट 10-20 रुपए होती है और उनकी टिकट ज्यादा होती है, महंगी होती है। नाउ सी, राइट ऑफ इक्वालिटी तो है, लेकिन इसका बेसिक रीजन जो होता है वो ये होता है कि हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं और वो गेस्ट हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं ये माना जाता है वो इंडियंस के हैं, तो हम लोग वहां के गेस्ट नहीं है। हम लोग जो टिकट दे रहे हैं वो एज अ गेस्ट नहीं देते हैं, वो हम लोग से जो ली जाती है वो थोड़ी बहुत मेंटेनेंस वगैरह के लिए ली जाती है, बट एक्चुअली वो गेस्ट हैं क्योंकि वो यहाँ की प्रॉपर्टी को देखने आए हैं। ये डिफरेंशिएशन अगर किया जा रहा है तो ये कुछ भी इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं है। इसी तरह अगर हम किसी कंट्री में जाते हैं तो वहां के लोगों के लिए अलग चार्जेस होंगे और बाहर वालों के लिए अलग चार्जेस होंगे, क्योंकि वो मॉन्यूमेंट्स हमारे, वही हमने आपको बताया ना, हम लोग के मॉन्यूमेंट्स हैं, तभी तो हम लोग जाके गंदगी बिछाते हैं, है ना? तभी तो पैकेट पैकेट फेंक आते हैं, अरे हमारा है। ओके, सो दिस इज द बेसिक रीजन। अगर हम ये रीजन लेके चलते हैं तो इसको इक्वालिटी के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा। तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है राइट ऑफ इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। लॉ प्रोटेक्शन सबको देगा, ठीक है, और इक्वालिटी भी मानेगा, लेकिन ये इक्वालिटी देखी जाती है किसके बीच में? इक्वल्स के बीच में। क्या ऐसा होता है कि दो इंडियंस हैं, एक से 40 रुपए ले रहे हैं, एक से 1000 रुपए ले रहे हैं? ये नहीं हो सकता। अगर ये होगा तो ये इक्वालिटी के अगेंस्ट हो जाएगा। ओके, देखिए क्या लिखा है, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई, द स्टेट शैल नॉट, स्टेट का मतलब यहां क्या हुआ? जब भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम लोग स्टेट वर्ड पढ़ रहे हैं तो स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंटल अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट की डेफिनेशन डिफाइंड है वो क्या है? कोई भी अथॉरिटी जिसको पार्लियामेंट ने बनाया है, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, इन सबको क्या माना गया है? स्टेट। तो ये कह रहे हैं द स्टेट शैल नॉट डिनाई
to any person equality before law or equal protection of law within the territory of India. As is evident, Article 14 guarantees to every person the right to equality before law or equal protection of law. The expression equality before law is borrowed from English common law, is a declaration of equality of all person within the territory of India. यानी इंडिया की टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको क्या माना जाएगा? इक्वल. Implying thereby absence of any special privilege in favor of any individual. क्या किसी इंडिविजुअल को कोई स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा? नहीं. कह रहे हमारी कंट्री में सबको क्या माना जाता है? इक्वल. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में एक लाइन लिखी है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑल पर्सन्स आर नॉट अलाइक और इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट. यही चीज हम आपको बता रहे हैं, कह रहे सारे लोग इक्वल नहीं हैं. अब हमने आपको लास्ट टाइम पे भी एग्जांपल दिया था कि अगर हम जाते हैं और हम ट्रेन में देखते हैं कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए आप देखिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, उनकी सीट अलग होती है, उनकी टिकट भी सस्ती होती है. तो क्या आप ये चीज केस कर सकते हैं? आप सीधे चले गए सुप्रीम कोर्ट, आपने कब वो क्लास पढ़ी थी JIGL की हमने, कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होते हैं हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. और सुप्रीम कोर्ट में आपने जाके कहा कि भाई देखो राइट टू इक्वालिटी होता है हमारा फंडामेंटल राइट, उनके लिए सेपरेट चेयर दी गई है, हमारे लिए हमारे नाम की कोई सेपरेट चेयर नहीं है. कर सकते हैं आप ऐसा? क्यों? क्योंकि हम और वो दोनों इक्वल नहीं है. इक्वालिटी हमेशा इक्वल्स के बीच में देखी जाती है. अगर दो अनइक्वल लोगों के बीच में हम इक्वालिटी करेंगे, मतलब फिजिकली हैंडीकैप के लिए और आपके लिए सेम रूल अगर बना दिया गया तो वो इनइक्वालिटी हो जाएगी. ठीक है. तो इक्वालिटी हमेशा किसके बीच में देखी जाती है? इक्वल्स. हाँ बेटा. रिजर्वेशन सिस्टम, रिजर्वेशन SC ST वाला बोल रहे हो, वो तो अभी सब में पढ़ेंगे ही. सारे आर्टिकल्स में ये चीज जरूर मेंशन है कि सारे तरीके की इक्वालिटीज हैं, बट रिजर्वेशंस किया जाएगा किसके लिए? जो इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस या बैकवर्ड क्लासेस हैं, उसमें इसी वजह से तो रखा गया है. भाई अर्लियर बहुत साल पहले क्या हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तब जो SC STs होते थे दे वर नॉट सो प्रिविलेज्ड. ठीक है. उनका इनकम इतना अच्छा नहीं होता था, एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता था, इसलिए उनको इक्वल नहीं माना गया. और जब उनको इक्वल नहीं माना गया तो उनके लिए हर आर्टिकल में स्पेशल प्रोविजंस बना दिए गए. ठीक है. दैट इज व्हाई आज भी सारे, अभी आप देखिएगा सब में आप कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए. इवन आपका इंस्टीट्यूट ICSI बॉडी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट के एक्ट से बना है. कहां पर रिजर्वेशन मिलता है SC ST को? आप बता सकते हो? फीस में. ये एक बहुत अच्छी चीज है कि नंबर ऑफ सीट्स में कोई रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि हमारे कोर्स में नंबर ऑफ सीट्स का कोई सिस्टम ही नहीं है. These are the only courses and this is the best part of your course. आप सोच के देखिए, अभी तो आप 40 की लड़ाई में परेशान हो जाते हैं, 40 ही नहीं आ रहे. आप बाकी कोर्सेज देखिए, चाहे आप इंजीनियरिंग देखें, चाहे आप MBA देखें, वहां सबसे पहले इशू मेडिकल देखें, सीट्स. सबसे पहले तो नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड होती है, फिर उन नंबर ऑफ सीट्स में रिजर्वेशंस लग जाते हैं. तो अल्टीमेटली जो जनरल कोटा है उनके लिए बहुत कम सीट्स बचती हैं, इसलिए उसमें जाता है कट ऑफ. कट ऑफ का मतलब समझ गए कि आपके जितने भी नंबर आए उससे फर्क नहीं पड़ता, डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कितना जा रहा है. आपका कोर्स तो इतना आसान है, उन्होंने कोई कट ऑफ नहीं रखा, उन्होंने कहा तुम 40 ही ले आओ, वही कट ऑफ है. वो भी नहीं हो पा रहा है, उसमें भी अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट है ना, 4-5 बार हो गए, एग्जीक्यूटिव ही नहीं निकल पा रहे, 40 लाने को कह रहा है इंस्टीट्यूट. ओके, बट ये तो ऐसे ही बोला हमने से, ऐसी कोई बात नहीं, टफ भी तो है ना. तो बेसिकली हमारे कोर्स की सबसे अच्छी बात है, देयर इज नो रिजर्वेशन. बट जब आप फीस जो रजिस्ट्रेशन कराते हो ना ICSI में, वहां पर एक प्रोविजन है कि जो SC ST हैं उनको फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा. दैट इज ऑन द सेम ग्राउंड. ओके. तो ये कह रहे हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ऑल पर्सन्स आर नॉट अलाइक और इक्वल. एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉ यूनिफॉर्मली, अगर हम सेम लॉ सबके ऊपर लगा देंगे, इट विल बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. Of course, mathematical equality is not intended. अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो मैथमेटिकल इक्वालिटी नहीं हुई. मतलब अगर हम कह रहे हैं नॉर्मल पर्सन एंड फिजिकली हैंडीकैप, तो नॉर्मल में एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते हैं सब. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैथमेटिकल इक्वालिटी मतलब दो लोग एग्जैक्टली एक जैसे. अगर हम कहें 2 बॉयज, तो 2 बॉयज भी एक जैसे नहीं होंगे, किसी की हाइट बड़ी है, किसी की हाइट छोटी है, कोई मोटा है, कोई पतला है. मैथमेटिकल इक्वालिटी का मतलब वो एग्जैक्टली से,
कह रहे हम एग्जैक्टली सेम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इक्वालिटी इन अ सर्टेन रिस्पेक्ट. ओके, equals are to be governed by the same law, but as regards unequal, जो unequal हैं, the same laws are not complemented. और लास्ट लाइन में देखो क्या लिखा है, in fact that would itself lead to inequality. अगर unequals के ऊपर हम same laws लगा देंगे तो एक्चुअल में वो क्या माना जाएगा, inequality. I hope no doubt, ठीक है. ओके, अब एक टर्म आता है लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन. अच्छा एक बात बताइए, आपने ऐसा सुना है या आई एम वेरी श्योर कई बार आपने बोला भी होगा कि आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली. ऐसा सुना है किसी को बोलते हुए, या आई एम फ्रॉम अ अपर मिडिल क्लास फैमिली, है ना, सुना है. डायलॉग तो आप मारते हैं, ये भी बहुत मारा, अरे आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी, आज जरा हम इस बात पे थोड़ा चर्चा करना चाह रहे हैं, क्या आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट डज दिस वर्ड मीन्स. अगर कोई पर्सन कहता है, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो हाउ कैन यू क्लासिफाई मिडिल क्लास फैमिली, मतलब क्या, किस बेसिस पे एग्जैक्टली हम ये पूछना चाह रहे हैं, किस बेसिस पे. इनकम. कैन यू टेल मी द स्लैब रेट्स प्लीज. अच्छा, ये तुमने बनाया है. एक सेकेंड, एक एक करके लेके चलते हैं. आपकी पहली बात आई इनकम, ठीक है. इनकम के बेसिस पे होता है, तो जितने लोग हाँ हाँ, जितने लोग ये कहते हैं कि आई बिलोंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली या अपर मिडिल क्लास, डू दे नो द स्लैब रेट. कौन से लॉ में लिखा है ये स्लैब रेट, कोई स्लैब नहीं है इनकम का. हाँ, सेकंड बेटा, जो हमारी इनकम है वो हमारे एक्सपेंडिचर के अप्रॉक्स इक्वल हो, तो हम मिडिल क्लास हुए. अच्छा, और अगर ज्यादा है तो ये क्राइटेरिया कहाँ लिखा है, और एनीथिंग. हाँ बेटा, ओके, लग्जूरियस लाइफ एक वर्ड आया. व्हाट डू वी मीन बाय द लग्जरीज. लग्जरी का मतलब क्या हुआ, चर्चा करते हैं, और क्या लग्जरी का मतलब क्या हुआ. एक बहुत अमीर इंसान के लिए एक एप्पल का फोन भी शायद लग्जरी नहीं है, वो उसके घर में पड़ा रहता होगा इधर उधर, है ना. और एक नॉर्मल इंसान के लिए एप्पल का फोन घर पे हो तो शायद उसको शेल्फ वेल्फ में रखा जाए, है ना. व्हाट डू वी मीन बाय लग्जरी, सबके लिए लग्जरी की डेफिनेशन अलग अलग है. जो बहुत गरीब इंसान होता है उसके पास अगर एक कार भी होती है ना सेकंड हैंड, उसके लिए वही लग्जरी है, और एक कार है हफ्ते में एक दिन निकालते हैं. सो व्हाट इज लग्जरी. और हाँ, अगर पढ़ चुके हो चैप्टर तो शांत रहने. हाँ, एसेट्स, मतलब एसेट्स के हिसाब से देखा जाएगा कि हम लोअर मिडिल क्लास के हैं. कैसे, मिडिल क्लास वालों के पास क्या एसेट्स होंगे. हाँ, वही तो पूछना चाह रहे हैं. आई जस्ट वॉन्ट कि दिस इज अ वेरी नॉर्मल वर्ड. देखो सबने ये शब्द आज तक सुना है, ठीक है. आई बिलोंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली या अपर मिडिल क्लास फैमिली. आई जस्ट वॉन्ट अ क्राइटेरिया कि ये जो आप बोल रहे हो मिडिल क्लास, ये किस क्राइटेरिया पे कर रहे हो, इनकम पे बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है, या आप रहन सहन के तौर तरीके पे कर रहे हो. ठीक है, एक रहन सहन होता है कि बड़ा हाई फाई रहन सहन है, एक होता है बड़ा वैसे ही रह रहे हैं. आपको पता है ज्यादातर जो बहुत अमीर लोग होते हैं उनको देख के आप पहचान नहीं पाओगे. नॉर्मल शर्ट पैंट पहन के स्कूटर में लेके जा रहे हैं, आपको पता नहीं बंदा करोड़पति होगा. कानपुर में ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको. रियलिटी बता रहे हैं आपको. सबसे ज्यादा पैसा हमें तो लगता है पता है किसके पास होता है, बताशे वाले समोसे वालों के पास. हाँ, वो बनियाइन पहन के दिन भर बताशे बेचेंगे. उनको पूछ लो बस बच्चे कहाँ हैं, कहेंगे बस फॉरेन गया है, अभी ऑस्ट्रेलिया में है, 2-4 बंगले हैं अपने. आप पूछ के देखिए, उनकी इनकम यू कैन नॉट एस्टिमेट. ठीक है. ऑन द अदर हैंड एक बंदा जो एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब कर रहा है, आपको सूट वूट पहने दिख रहा है, उसके घर में हर चीज ईएमआई पे चल रही होगी. इज दिस ट्रू. सो रहन सहन, लग्जूरियस लाइफ, क्या हुआ. अच्छा, तीसरी बात आपने कहा एजुकेशन कह सकते हैं. एजुकेशन, जो बहुत हाई एजुकेटेड होते हैं वो हाई क्लास के होते हैं, जो लोअर वाले होते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते. ये तो सबसे बेकार क्राइटेरिया है ना. हम लोग यही सुनते हैं ना, जो सबसे अमीर होता है वो ये कहते हैं वो 8वीं फेल था, यही तो सुनते हैं, है ना. सो व्हाट इज द क्राइटेरिया. आज तक जो लाइन आपने इतनी बार बोली है, एक्चुअली आपके पास इसका कोई आंसर नहीं. इनकम का बेटा कोई स्लैब नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं. जो आप बात कर रहे हो ना, वो आप बिलो पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे हो. पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया है, बट वो एक ही तो है, बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन. ये लोअर मिडिल क्लास
अपर मिडिल क्लास, हायर, ये कहां से क्राइटेरिया बन गए? एक्चुअली आपको पता है देयर इज नो सच वर्ड एज क्लास लेजिस्लेशन. ये क्लास हम लोगों ने बनाया है. कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में क्लास की कोई बात नहीं कही गई है. कभी किसी लॉ में आपने लिखा हुआ देखा दिस इज एप्लीकेबल टू लोअर मिडिल क्लास पीपल या दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू मिडिल क्लास पीपल? नो. Our constitution does not talks about class legislation, it talks about classification. There's a difference. Class legislation और classification में फर्क है. Classification हमेशा किसी क्राइटेरिया पे होता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने आप सब यहाँ बैठे, हमने आपसे कहा एक काम करो, जो मिडिल क्लास वाले हैं वो जरा इस साइड आए और जो हायर क्लास वाले हैं जरा इस साइड आए. कम ऑन, क्लासिफाई योरसेल्फ. कर सकते हैं? नहीं कर सकते. हमने कहा मिडिल क्लास वाले इधर आ जाएं, हाई क्लास वाले इधर आ जाएं. आपके पास क्राइटेरिया ही नहीं है. लेकिन अगर अभी हम आपसे कहें, ठीक है, कि 18 साल से बड़े जो बच्चे हैं वो इस साइड आ जाएं, 18 साल से कम वाले इधर आ जाएं, आप कर लेंगे? कर लेंगे. ठीक है. हमने आपसे कहा जो बच्चे कानपुर के रेसिडेंट है वो एक साइड आ जाए, जो कानपुर के बाहर के वो एक साइड आ जाए, आप कर लेंगे? कर लेंगे. ठीक है. ये क्या है? हमने कहा मेल्स एक साइड आ जाए, फीमेल्स एक साइड आ जाए, कर लेंगे. ये क्या है? This is classification. Because classification is always based on a criteria. एक इंटेलिजेंट डिफरेंस होता है दोनों के बीच में. जैसे हमको एक बात बताइए, आप किसी भी रेलवे की लाइन में या कहीं पे भी जाते हैं, वहां देखिए मेल और फीमेल का काउंटर अलग होता है. लड़कों की लाइन अलग, लड़कियों की लाइन अलग. इवन अब तो पता नहीं, पहले जब हम जाते थे तो सिनेमा हॉल में भी ऐसा होता था कि लड़कियों की लाइन अलग. अब नहीं होती ना शायद, लड़कियों की लाइन अलग होती थी, लड़कों की अलग. तो फिर आप यही तो करते हैं, लड़कियों को भेज दिया जाता है ना, जाओ ले आओ जाके टिकट, लड़कियों की लाइन कम होती है. तो ये बताइए, कभी आपने ऐसा देखा कहीं पर भी कि हाई क्लास वालों की ये लाइन है और मिडिल क्लास वालों की ये लाइन है? दंगा हो जाएगा अगर ऐसा बन गया तो. हमको मिडिल क्लास बोल कैसे दिया? हम खुद बोले सही है ना, कोई और अगर आपको बोल दे आप मिडिल क्लास, उसमें दंगा हो जाएगा. लेकिन हम लोग ने ये देखा है कि मेल फीमेल की अलग है. फिर हम लोग ने ये भी देखा है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग है, नॉर्मल के लिए अलग है. आप बताओ, सीनियरिटी के बेसिस पे अगर हम अलग कर रहे हैं, दिस इज क्लास लेजिस्लेशन और क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन अलाउड है. मेल फीमेल की लाइंस अलग है, दिस इज अलाउड बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन जेंडर एंड जेंडर इज अ क्लासिफिकेशन. ठीक है. ये क्लासिफिकेशन की बात हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है. क्लास लेजिस्लेशन कोई शब्द नहीं है, ये वो शब्द है जो हम लोगों ने खुद बनाया है. तो आज के बाद ये शब्द, ये डायलॉग किसी को नहीं मारना. तब भी आप मारोगी जरूर, है ना? हाँ बेटा, वो बेटा देखो, अब अंडरस्टैंड जैसे आपने कहा कि कहीं पर ये है कि जो वीआईपी हैं या एमएलएज हैं, उस पर्सन को नहीं मिल रहा है, उसकी पोस्ट को मिल रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो एमएलए होगा उसको मिल जाएगा. क्यों? वीआईपी क्या, उनको ये मान लो कि भाई उनको हम थोड़ा सा सेपरेट रख रहे हैं जनरल लोगों से, तो उनके लिए स्पेशल एंट्री बना दी. दैट इज अ सेपरेट थिंग. एंड वो चीज उस पर्सन को नहीं मिलेगा. अभी उससे एमएलए का वो छीन लो, फिर देखो सबसे पहले तो जनता ही मारने दौड़ती है ना? पावर की बात है. जो उस पोस्ट पे, पोस्ट को मिलेगा, दैट इज द थिंग. वो भी बेसिस पे है बिकॉज यू आर बिलोंगिंग टू अ पोस्ट. जो हमारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से उसका एक पोस्ट है आपके पास, इसलिए आपको बेनिफिट मिल रहा है. क्लासिफिकेशन तो है, पर्सन्स हैविंग पोस्ट, पर्सन्स नॉट हैविंग पोस्ट. अब कुछ बच्चे सीएस बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, क्लासिफिकेशन है उनके बीच में, जो सीएस हैं और जो सीएस नहीं है. ओके. सो लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा. इसके दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे आगे. अ राइट कन्फर्ड ऑन पर्सन्स that they shall not be denied equal protection of law does not mean protection of same law for all. It is here that doctrine of classification steps in. कह रहे हो सकता है हम अलग अलग लॉ बनाएं, लेकिन अलग अलग लॉ बनाने का क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन होना चाहिए. ठीक है. क्लासिफिकेशन के बेसिस पे आपने अलग लॉ बनाया. जैसे टैक्स की बात करें तो जो सीनियर सिटीजन है उनके ऊपर कम लगता है, जो नॉर्मल है उनके ऊपर ज्यादा लगता है, या कंपनीज के ऊपर इतना लगता है, इंडिविजुअल के ऊपर इतना लगता है. तो लेकिन क्या ये सुना है कि मिडिल क्लास वालों के ऊपर टैक्स इतना लग रहा है और हायर क्लास वालों पे उतना लग रहा है? ये जब भी किसी लॉ में आप देखोगे ना, दैट शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन अ क्लासिफिकेशन. ओके. इट इज हियर दैट डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन स्टेप्स इन एंड गिव्स कंटेंट एंड सिग्निफिकेंस टू द गारंटी ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. To separate persons similarly situated from those who are not, legislative classification or distinction is made carefully between persons who are and who are not similarly situated.
अभी इसमें एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हम बता देंगे। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए, वहां लिखा है टेस्ट ऑफ वैलिड क्लासिफिकेशन। अब किस चीज को क्लासिफिकेशन मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे, इसके लिए देखिए दो क्राइटेरियाज हैं। Since a distinction is to be made for the purpose of enacting a legislation, it must pass the classical test। और ये classical test देखो इस केस में दिया गया था वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली। फर्स्ट, it must be founded on intelligible differentia। वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो ये वर्ड, intelligible differentia। intelligible differentia का मतलब होता है इंटेलिजेंट डिफरेंस, एक एक्चुअल डिफरेंस होना चाहिए which distinguishes persons or things that are grouped together from others left out। जो दो चीजों को प्रॉपरली अलग अलग कर सके उसको हम लोग कहते हैं इंटेलिजेंट डिफरेंस। ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना, अगर लेजिस्लेटिव क्लासिफिकेशन आता है ना तो आपको एग्जैक्टली ये वर्ड लिखना होगा, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मींस अ प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन द टू। जैसे हमने आपसे कहा 18 से अबव वाले एक साइड आ जाए, 18 से बिलो एक साइड आ जाए, तो व्हाट इज दैट इंटेलिजेंट डिफरेंस? एज। व्हाट इज दैट क्राइटेरिया? एज। ठीक है, तो ये कह रहे हैं वैलिड क्लासिफिकेशन तब माना जाएगा जब वो किस पे बेस्ड हो? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पे। एंड सेकंड, द डिफरेंशिया मस्ट हैव रैशनल नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट टू बी सॉट। कह रहे हैं ये क्लासिफिकेशन किया क्यों जा रहा है, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने आपसे कहा रेलवे काउंटर पे लिखा था कि भाई मेल्स एक साइड हो जाए, फीमेल्स एक साइड हो जाए। ऐसा क्यों? पहले तो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया था बेस्ड ऑन जेंडर, ऐसा क्यों करा गया? ऐसा इसलिए किया गया कि भाई फीमेल का काउंटर अलग था और मेल का काउंटर अलग था। अभी अगर हम आपसे कहें आप क्लास पढ़ने आए और हमने कहा एक काम करो 18 साल वाले एक साइड आ जाओ, 18 से कम वाले एक साइड आ जाओ, आप इधर उधर होने के पहले सबसे पहले हमसे क्या पूछेंगे? क्यों? क्या हो गया? समझ में आया ये क्यों है? सेकंड पॉइंट, द डिफरेंशिया मस्ट हैव अ नेक्सस। नेक्सस मींस कनेक्शन। कह रहे कनेक्शन होना चाहिए, क्लासिफिकेशन करने का उस ऑब्जेक्ट से कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया है तो आपका क्लासिफिकेशन एक वैलिड क्लासिफिकेशन होगा, अदरवाइज वो क्लासिफिकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, फाइन। तो दो पॉइंट्स थे, इट मस्ट बी फाउंडेड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड सेकंड द डिफरेंशिया मस्ट हैव रैशनल नेक्सस। तो अगर ये वैलिड क्लासिफिकेशन वाली बात आती है तो आई थिंक आपको समझ आ गया क्या लिखना है। हो सके तो इस केस का नाम लिख देना अगर याद रहे, अदरवाइज ये दो वर्ड्स लिखने बड़े जरूरी हैं, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड रैशनल नेक्सस। हम लोग वैसे कौन सा फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं? 14 का? 14 तो पढ़ चुके, 14 चल रहा है पक्का? कौन सा था 14? राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी में भी पहला था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। वहीं हम लोग पढ़ रहे थे कि लॉ सबको इक्वल प्रोटेक्शन देगा, लेकिन कई बार अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लॉ हो सकता है। लेकिन ये जो अलग अलग लोग होंगे दैट शुड बी बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। और ये वो टॉपिक आया टेस्ट फॉर वैलिड क्लासिफिकेशन की किस क्राइटेरिया के बेसिस पे दोनों को अलग किया जाएगा। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ठीक है, पक्का? ओके। आफ्टर कंसिडरिंग द लीडिंग केसेस ऑन इक्वल प्रोटेक्शन, देखिए वही चीज फिर दो पॉइंट्स। अगला केस हुआ एक एक्स सर्विसमैन और उसमें भी यही चीज कहा कि क्लासिफिकेशन, इसको ट्विन टेस्ट भी कहा जाता है, क्लासिफिकेशन शुड बी फाउंडेड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड द डिफरेंशिया मस्ट हैव अ रैशनल नेक्सस। इन्हीं दो पॉइंट्स को देखा जाएगा। अब नेक्स्ट आइए स्कोप ऑफ आर्टिकल 14। द ट्रू मीनिंग एंड स्कोप ऑफ आर्टिकल 14 हैज बीन एक्सप्लेन्ड in several decisions of Supreme Court. The rules with respect to permissible classification have been summarized in the famous case of Ram Kishan Dalmia. अब देखो उन्हीं सारे पॉइंट्स को, आर्टिकल 14 को एक तरह से समराइज किया है इन्होंने। ठीक है, हम लोग सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, बताना सब पढ़े हुए हैं कि नहीं। जरा फर्स्ट पॉइंट देखो पढ़ के। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? आर्टिकल 14 फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन। फॉरबिड मतलब अलाउ कर रहा है कि डिसअलाउ कर रहा है? डिसअलाउ कर रहा है, बट डज नॉट फॉरबिड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अलाउड है, क्लास लेजिस्लेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, अब जैसे देखो एक एग्जाम्पल लिखा है, अ लॉ हैज बीन पास्ड फॉर ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं सरकार की जिसमें जो गर्ल चाइल्ड होती है उसको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है कि भाई अगर आपके लड़की है तो आपको इतना इतना अमाउंट सरकार की तरफ से मिलेगा। अब लड़के भड़क गए, लड़के ने ऐसे कि ये क्या बात है, हमको भी लाओ जो भी दे रहे हो सब्सिडी। ठीक है,
तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई लॉ बनाया है सरकार ने कि जो गर्ल चाइल्ड है उनके पेरेंट्स को एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा, बताओ ये क्राइटेरिया के बेसिस पे बना हुआ लॉ वैलिड होगा कि इनवैलिड? क्यों? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन. A law has been passed for grant of financial assistance to girl child below the age of 14 for education. It was contended that there shall be equality before law. अब आप ही के जैसा कोई बच्चा था, उसने कहा गलत बात है, उसने कहा इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, हमको भी सब्सिडी दो. ठीक है, yes it can be passed. बताओ लॉ बन सकता है कि नहीं? Yes it can be passed if the legislation is based on reasonable classification and intelligible differentia. ओके, सेकेंड देखो क्या है. ये वही पॉइंट आ गया. परमिसिबल क्लासिफिकेशन में दो कंडीशंस देखी जाती हैं. कौन कौन सी? इंटेलिजिबल डिफरेंशिया एंड सेकेंड इट शुड हैव अ रैशनल नेक्सस. थर्ड, क्लासिफिकेशन किन बेसिस पर होता है? ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, जैसे हमने आपसे कहा कानपुर के अंदर वाले, कानपुर के बाहर वाले, ये भी वैलिड है. अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और ऑक्यूपेशन, पीपल डूइंग सीएस, पीपल नॉट डूइंग सीएस, दिस इज ऑल्सो वैलिड ऑक्यूपेशन के बेसिस पे. In permissible classification, mathematical nicety and perfect equality are not required. अब अगर हमने आपसे कहा जो लोग सीएस कर रहे हैं और जो सीएस नहीं कर रहे हैं, अब जो सीएस कर रहे हैं क्या वो सब भी एक जैसे हैं? आप सब सीएस करें तो सब एक जैसे हैं? परफेक्ट इक्वालिटी है? नो. कह रहे हैं क्लासिफिकेशन एक क्राइटेरिया के बेसिस में होगा, जरूरी नहीं है कि उस क्राइटेरिया के अंदर सब लोग एक जैसे हो. बिल्कुल सब अलग अलग होंगे. ओके अच्छा, फिफ्थ देखो, सुना सुना लग रहा है. फिफ्थ क्या है? इवन अ सिंगल इंडिविजुअल में बी ट्रीटेड एज अ क्लास बाय हिमसेल्फ. कई बार एक सिंगल इंडिविजुअल अपने आप में एक क्लास बन जाता है, कैटेगरी बन जाता है, और यही क्या था? सिंगल पर्सन्स लॉ. आर्टिकल 14 कॉन्डेम्स डिस्क्रिमिनेशन. कह रहे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, नॉट ओनली बाय सब्सटैंटिव लॉ बट ऑल्सो बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर. किसी भी तरीके का लॉ हो, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी लॉ के अंडर अलाउड नहीं है. एंड लास्ट इज देयर इज ऑलवेज अ प्रिजम्पशन. जरा ये लाइंस देखना, बड़ी अच्छी है लॉ की लाइंस. देयर इज ऑलवेज अ प्रिजम्पशन, एग्जाम के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है लेकिन लॉ की लाइन देखना. देयर इज ऑलवेज अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एंड द बर्डन इज अपॉन हिम हु अटैक्स इट to show that there has been a clear transgression of constitutional principle. क्या मतलब है इस लाइन का? बड़ी अच्छी लाइन है, मतलब समझ के आपको बड़ी मजा आएगी. There is always a presumption in favor of constitutionality. ओके, और सोचो और सोचो. हाँ बेटा. हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट, एब्सोल्युटली. उसी तरह से यहाँ करके क्या माना जाएगा? प्रिजम्पशन क्या लिया जाएगा? एग्जैक्टली कह रहे हैं कि देयर इज ऑलवेज अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. हमेशा ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो सही लिखा है, और अगर आप इस बात को अटैक कर रहे हो तो आप प्रूव करो कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और क्लासिफिकेशन होना चाहिए, सो प्रिजम्पशन यही है, फर्स्ट इंस्टेंस में यही माना जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सही है. ठीक है, अगर आप कह रहे हो नहीं भाई ये चीज तो गलत है, तो आप प्रूव करो कैसे गलत है. ठीक है, सिमिलरली जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, तो नॉर्मली क्या प्रिवेल करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करेगा. लेकिन अगर आपके पास कोई वैलिड ग्राउंड है कि नहीं भैया इस पॉइंट पे तो लॉ सही है, तो आप प्रूव करो. हम तो ये मान के चलेंगे कि सही क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन. तो लाइन समझो, देयर इज ऑलवेज अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी. प्रिजम्पशन हमेशा किसके फेवर में होगा? कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में. एंड द बर्डन इज अपॉन हिम हु अटैक्स इट. जो कॉन्स्टिट्यूशन पे अटैक कर रहा है उसके ऊपर बर्डन है. क्या प्रूव करने का? दैट देयर हैज बीन अ क्लियर ट्रांसग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल फॉलो नहीं हुए, ये प्रूव करना तुम्हारे ऊपर है. ठीक है, तो बेसिक यही माना जाएगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा है देन दैट इज ओके. ओके, जैसे एग्जांपल लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है उनको रिजर्वेशन मिलेगा. अब अगर आप ये कहते हो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, तो आप प्रूफ करो क्यों नहीं मिलना चाहिए. हम तो ये मान के चलेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो सही लिखा है. क्लियर? ओके,
ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर? हाँ हाँ पूछो। हाँ हाँ हाँ, अभी अभी वही टॉपिक पढ़ेंगे 50% वाली। आई एम जस्ट कमिंग टू दैट पॉइंट, ठीक है। अभी उसका बेटा आर्टिकल आएगा, अभी तो आर्टिकल 14 पढ़ रहे हैं ना, अभी हम लोग नेक्स्ट वाला जो पढ़ेंगे उसमें आएगा वो चीज, ठीक है। अब वो अमेंडमेंट्स आई हैं जिसमें कुछ कुछ रिजर्वेशंस और मिलने लग गए हैं, ठीक है, तो अभी देखेंगे हम लोग। हाँ एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखेंगे उसको। आर्टिकल 14 क्लियर है सबको? पक्का? ठीक है। ये जितना पोर्शन बीच बीच का है क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं बुक से, और क्या, जितना हमने पढ़ाया वो ठीक है, बाकी का क्या करते हो? घर पे पढ़ना है, बस यही कंफर्म कर रहे थे, ठीक है। कट करने में बड़ा तेज हाथ चलता है आपका। जितनी लाइन हमने मार्क कराई वो इंपॉर्टेंट, जो चीज हमने मार्क कराई वो इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि बची हुई सब बेकार है, ठीक है। टेस्ट में हम आपको बता रहे हैं मुझसे बिल्कुल नहीं देंगे जो इंपॉर्टेंट है, हम कभी ऐसा करते नहीं है, मतलब हमेशा यही करते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है वो कभी नहीं पूछते हैं टेस्ट में। ये आदत हमको आईसीएसआई नहीं दी है, वो भी यही करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो कभी नहीं आएगा, जो आप छोड़ के जाएंगे वो ही आएगा, हमने हमेशा बोला है। और मेरी बात सही भी होती है, अगर आपने पूरे चैप्टर में एक आखिरी लाइन छोड़ दी कि अब ये क्या पढ़े, पूरा चैप्टर तो कर लिया, छोड़ो आखिरी टॉपिक तो है, उसी से क्वेश्चन आएगा, लिख लो, उसी से आएगा। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि पूरा चैप्टर ही छोड़ो? क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं छोड़ना है, नॉट अ सिंगल लाइन, ठीक है। चलो अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। पहले के टाइम पे क्या होता था, आपने देखा था रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस किए जाते थे। जो लोअर कास्ट के लोग होते थे उसमें आपने देखा होगा ना, गांव वगैरह में आपने तो पिक्चरों में देखा होगा, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द रिलीजियस प्लेसेस, या अच्छी बड़ी जगहों पे उनको जाने का परमिशन नहीं थी। जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उन्होंने इस तरीके के आर्टिकल को हटा दिया। Article 15 prohibits the state from discriminating against any citizen on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. Article 15 lays down that no citizen shall be subject to any disability, restriction, or condition with regard to access to shop, public restaurant, hotel, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। तो पहले इन सब जगहों में रेस के बेसिस में, कास्ट के बेसिस में ना लोगों को जाना अलाउड नहीं होता था। अब उन्होंने इस पे पूरा प्रोहिबिशन डाल दिया है, और कोई भी पर्सन बिलोंगिंग टू एनी कास्ट, एनी रेस, वो उन जगह पर जा सकता है। द यूज ऑफ वेल, टैंक्स, ये सब गांव वगैरह में ज्यादा होता था, बादिंग घाट्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट maintained wholly or partly out of the state funds or dedicated to the use of general public। तो इन सब जगहों में अब इन बेसिस पे कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा। हाँ बेटा, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखो सेकंड वाले में लिखा है ना, मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ द स्टेट फंड्स। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, मतलब अब तो इतना ये सब इतना जमाना आगे बढ़ गया है, बट नॉर्मली दीज थिंग्स आर एप्लीकेबल फॉर दोज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, और स्टेट में ज्यादातर चीजें कवर्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर एकदम प्राइवेट कोई अथॉरिटी है वो ऐसा कह रही है तो ठीक है, आप कर सकते हो, ओके ओके। इन्होंने देखिए एक्सेप्शन किसका दिया है, 15(3) एंड 15(4) क्रिएट सर्टेन एक्सेप्शंस टू द राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 15(3) द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। कह रहे हैं विमेन और चिल्ड्रन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। It is under this provision that courts have upheld the validity of legislation discriminating in favor of women। पहले तुमको एक बात बताओ, upheld का मतलब क्या हुआ, सपोर्ट करना या डिनाई करना? ये बहुत जरूरी है आपके लिए। इट वॉज अपहेल्ड, पता तो चले केस जीते हैं कि हारे हैं। कह रहे अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेशन, अपहेल्ड मतलब होता है सपोर्ट करना, ठीक है। कह रहे इट इज अंडर दिस प्रोविजन दैट कोर्ट्स हैव अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेशन। मान लीजिए कोई लॉ बना और उस लॉ में लिखा हुआ था कि जो विमेन है उनको स्पेशल बेनिफिट्स दिया जाएगा, ठीक है। अब बताइए अगर ये लॉ बना है तो क्या ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर स्पेशल बेनिफिट दिया गया है विमेन को, जो कि यहां भी मेंशन्ड है कि विमेन और चिल्ड्रन के लिए हो सकता है कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाए, ठीक है।
अगेन 15(4) में देखो किसको बेनिफिट दे दिए, 15(3) में किसको दिया था, विमेन और चिल्ड्रन को, और 15(4) में देखो स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएंगे किसके लिए, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। आर्टिकल 15(5) इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जरा ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, एक छोटे से 2019 के अमेंडमेंट का प्रोविजन है। आर्टिकल 15(5) इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 93rd amendment permits the state to make a special provision for advancement of any socially or educationally backward classes or for scheduled caste or scheduled tribe in so far as special provision relate to their admission to educational institutions। ये बात समझ में आई? पहले क्या होता था, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते थे वहां पर इन लोगों को एडमिशन नहीं मिलता था, ठीक है। अब सरकार ने क्या कहा कि इनके लिए रिजर्वेशन करा दिया जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। चाहे प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो चाहे गवर्नमेंट ओन्ड हो, आपको इनको एंट्री देनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को हम एडमिशन नहीं देंगे, ठीक है। फर्दर इंपॉर्टेंट मार्क करना जरा इस पैराग्राफ को। 15(6) इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, यानी ये ज्यादा पुराना नहीं है, 2019 में एक अमेंडमेंट आया। 15(6) provides that nothing in this article shall prevent the state from making any special provision for advancement of any economically weaker section of the citizens। यहां देखिए उन्होंने, अब देखो किसको किसको प्रोटेक्शन मिल गई है, स्टार्टिंग से चले। सबसे पहले उन्होंने दी थी विमेन और चिल्ड्रन को, फिर उन्होंने किसको दी, SC ST, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब हम दे रहे हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, ठीक है, अदर देन द क्लासेस मेंशन्ड इन क्लॉजेस 4 and 5। जरा देखो 4 and 5 कौन से थे, ये ऊपर वाले 4 में ये सब थे और 5 में ये थे, ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो अब बहुत ध्यान से समझिए, एक कैटेगरी और इंक्रीज हुई है, ये कैटेगरी है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। अब वीकर सेक्शन में कौन आ रहा है, ये उन्होंने डिफाइन किया होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि हाँ किसको किसको हम वीकर सेक्शन मानेंगे, बट ये एक एडिशनल दिया गया है कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में बेनिफिट सिर्फ SC ST इन लोगों को मिल रहा था, अब रिजर्वेशन और अब बेनिफिट्स और किसको मिलेगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को। एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन अदर देन द क्लासेस मेंशन्ड, और इनको भी देखो बेनिफिट मिला है किसके लिए, इन रिलेटिंग टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेदर एडेड और अनएडेड बाय द स्टेट, चाहे सरकार की फंडिंग से चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो, ओके। विच इन केस ऑफ रिजर्वेशन वुड बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ टोटल सीट्स इन ईच कैटेगरी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नई कैटेगरी है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इनको कितना रिजर्वेशन उन्होंने दिया है, 10%, ठीक है। यानी आपकी जितनी टोटल सीट्स हैं उसमें आप SC ST के लिए जो रिजर्व कर रहे हो वो तो है ही, प्लस एडिशनल 10% सीट आपको किसके लिए रखनी पड़ेंगी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बता दिया क्योंकि ये 2019 की अमेंडमेंट है, हो सकता है इस पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की। कितने पढ़ लिए, 14 क्या था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, 15 क्या था, प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन कास्ट, और 16 क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। व्हाट डू वी मीन बाय पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह। कह रहे हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, इसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, और इसमें किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि ये अप्लाई नहीं कर सकते वो अप्लाई नहीं कर सकते। सो एवरी पर्सन विल बी गेटिंग एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। Article 16 guarantees to all citizens equality of opportunity in the matters relating to employment or appointment of office under the state. 16(2) prohibits discrimination on the ground of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, etc. अब अगली लाइन में देखो क्या लिखा है, however there are certain exceptions। यानी ये जो अब नीचे पॉइंट दिए हुए हैं 6, ये क्या है, एक्सेप्शंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्शंस का मतलब इन क्राइटेरियाज के हिसाब से हो सकता है रिजर्वेशन हो, ठीक है। देखते हैं जरा किनको किनको रिजर्वेशन मिला है। फर्स्ट देखिए, कई बार क्या होता है, सरकार जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई जॉब निकाली, ठीक है,
अब सरकार कह रहा है कि ये जो मेरी पोस्ट है इसके लिए मेरी एक रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी बंदा इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा वो बंदा उसी शहर का होना चाहिए, उसी एरिया का रेसिडेंट होना चाहिए। ये ऐसा इसलिए किया सरकार ने क्योंकि उस पर्सन को उस एरिया की नॉलेज है, वहां की लैंग्वेज की नॉलेज है, वहां के लोगों की नॉलेज है, तो दैट पर्सन विल बी अ बेटर पर्सन टू हैव दैट जॉब। ऐसी रिस्ट्रिक्शन अगर सरकार ने निकाली है कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ओनली दैट पर्सन विल अप्लाई जो उसी एरिया का रेसिडेंट हो, बताओ क्या ये आर्टिकल 16 के अगेंस्ट हो जाएगा? नो, क्योंकि यहां सरकार का ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएशन करना नहीं है, सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखोगे जो वो होते हैं गांव वाँव के एरियाज होते हैं, वहां की लैंग्वेज अलग है, वहां के रूल्स अलग हैं, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भैया इस जगह को वही बंदा समझ सकता है जो यहाँ का होगा। अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन सरकार ने निकाली है तो ये आर्टिकल 16 के अगेंस्ट नहीं होगा। तो देखो, पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ इन रिगार्ड टू अ क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब सीधे आखिरी लाइन में देखना, in which residence within that state or union territory prior to such employment or appointment shall be an essential qualification। सिर्फ इतनी लाइन मार्क करो तो समझ में आ जाएगा। पार्लियामेंट एक ऐसा लॉ बना सकता है जिसमें वो क्या कह रहा है, रेसिडेंस विद इन दैट स्टेट शैल बी एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर रेसिडेंस को वो बना रहा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो ये आर्टिकल 16 के अगेंस्ट नहीं होगा। एनी डाउट? अच्छा, सेकंड देखो, अपने आप समझ में आया? सेकंड आ गया, किसके लिए रिजर्वेशन कर सकते हैं? बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। फिर हम थर्ड पे मूव कर रहे हैं। थर्ड देखिए जरा, द स्टेट मे मेक अ लॉ फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन with consequential seniority to any class or class of post in the services under the state in favor of scheduled caste, scheduled tribe, मतलब who are not adequately represented in the service। एग्जैक्टली, मतलब कह रहे हैं प्रमोशन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, ठीक है, उसमें उसने रिजर्वेशन बना दिया कि इस पोस्ट के लिए जो पर्सन प्रमोट होके आएगा दैट पर्सन शुड बिलोंग टू SC ST ओनली। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे देखो, एक चीज हो गई, एंट्री कर ली इन्होंने, ठीक है, अब एंट्री करने के बाद आपने देखा होगा बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में क्या होता है, इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं या इंटरनल प्रमोशंस होते रहते हैं, ठीक है, तो ये ना हो कि तुमने शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब वालों को एंटर कर लिया लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रहा है उनको, तो प्रमोशंस होके जो पोस्ट मिल रही हैं उसमें भी SC STs को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो अगर सरकार ने कह दिया कि इस प्रमोट हुई वाली पोस्ट पर SC ST अप्लाई कर सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन विल बी वैलिड और ये आर्टिकल 16 के अगेंस्ट नहीं होगी, ठीक है, क्लियर। फोर्थ, द स्टेट में कंसिडर, ये भी देखिएगा जरा क्या है, द स्टेट में कंसिडर एनी अनफिल्ड वेकेंसीज ऑफ अ ईयर, आपको बताना है ये वाला पॉइंट, unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year with any provision for reservation as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year, and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being fulfilled। अब जो लिखा है वो हम आपको नहीं समझाएंगे लेकिन हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। मान लीजिए एक साल में, ठीक है, मान लो फर्स्ट ईयर है और इस साल में लेट से 40% सीट्स जो थी वो मिलनी थी शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को, जिसमें से सिर्फ 20% बढ़ी। फर्स्ट ईयर क्या, हर साल का एक नियम था कि हर साल 40% जो है वो SC ST को मिलनी है, ठीक है, अब इस साल सिर्फ 20% भरी, यानी अनफिल्ड वैकेंसी कितनी हो गई, 20%। अब हमको ये बताओ जो सेकेंड ईयर होगा वहां पर 60% होगा या 40% होगा? कैसे कैसे में कुछ बच्चे बता रहे हैं 20 + 40, वो तो पता ही है कैसे। कह रहे हैं एक साल की जो अनफिल्ड वैकेंसी है वो अगले साल जाएंगी लेकिन वो अगले साल एक सेपरेट क्लास क्रिएट करेंगी, ये नहीं कि जो अगले साल की वैकेंसी थी आपने उसी में जोड़ दिया, यानी अगले साल नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल जो हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 60%। अब बात समझ में आई? हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ
अच्छा, हाँ, आई गॉट योर पॉइंट। नहीं 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 क्वेश्चन समझ आया? इसका रिवर्स पूछ लिया उसने। रिवर्स ये पूछा कि मान लो 40% की थी, 60% को हमने दे दिया, तो वो तुम्हारी मर्जी थी, तुमने दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल तुम 20 कर दोगे, अगले साल 40 तो तुम्हें करनी ही करनी है। नहीं, शी इज सेइंग एक्चुअली क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हमने रख लिया, मतलब एटलीस्ट 40% है। ये थोड़ी ना कि 40 के अलावा एक दिख भी ना जाना, ये थोड़ी, अगर क्वालिफाइड है तो हम रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई सबको बात? पक्का? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? कितने लोगों को लग रहा है ये नंबर आ जाते तो घबराहट शुरू हो जाती है, पता नहीं क्या 20 40 60 पता नहीं क्या हो गया। पूछ लीजिए, हम समझा देंगे। कैलकुलेटर लाए हो? बताइए एक बार और। ये कह रहे हैं अगर हर साल एक रूल था कि 40% वैकेंसीज जो है वो SC ST को भरनी है, इस साल 40% की थी लेकिन सिर्फ 20% लोगों ने अप्लाई किया, यानी अनफिल्ड कितनी रह गई? 20। तो वो कह रहे हैं ये जो 20% है ये अगले साल कैरी ओवर हो जाएगी इन सच अ मैनर कि अगले साल वाला जो 40% है वो तो रहेगा ही, प्लस ये 20% एडिशनल हो जाएगी। क्लियर? ओके। The state may consider any unfilled vacancies which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation as a separate class of vacancy and shall not be considered together with the vacancy of that year. Okay, ये वही point था। अच्छा, 5th देखिए। हाँ बेटा, हाँ हाँ, ये नॉर्मल सीलिंग जो होती है, जैसे हमने 40% का एग्जाम्पल लिया था ना, वो वैसे 50% का ले रहे हैं कि जहां वैसे तो देखो हर डिपार्टमेंट की पोस्ट का अलग क्राइटेरिया होता है, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम 50% का ले रहे हैं कि 50% शेड्यूल कास्ट है तो उस हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, हमने 40% एग्जाम्पल लिया था। अच्छा, 5th देखिए, एक बात बताइए, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस मतलब कोई सरकारी पोस्ट है, लेकिन वो सरकारी पोस्ट है लेट से किसी मंदिर के ट्रस्ट की। ठीक है, अब सरकार ने एक वो निकाली, जॉब निकाली, उन्होंने कहा कि भाई मंदिर का एक ट्रस्ट है, उसकी एक पोस्ट है और इसके लिए ओनली हिंदूज कैन अप्लाई। ये अलाउड है? इस पे बवाल हो गया। उन्होंने कहा ऐसा कैसे कर सकते, वो तो कह रहे हैं कि रिलीजन के बेसिस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। या मान लीजिए कोई ऐसी पोस्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदन की ट्रस्ट की पोस्ट थी, तो उन्होंने कहा ओनली मुस्लिम्स कैन अप्लाई। क्या ये भी हमारे आर्टिकल 15 के अगेंस्ट हो जाएगा? ये आर्टिकल 15 के अगेंस्ट 16 के अगेंस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उस रिलीजियस डिनोमिनेशन की नॉलेज उसी पर्सन को होगी जो उस रिलीजन को बिलोंग कर रहा है। ऐसा अगर रिस्ट्रिक्शन सरकार ने लगाई है तो ये भी अलाउड होगा। देखो, अ लॉ शैल नॉट बी इनवैलिड, ऐसा लॉ इनवैलिड नहीं होगा जो ये कह रहा है दैट incumbent of an office in connection with the affair of a religious denomination shall be a person professing a particular religion। तो अगर किसी लॉ में ये लिखा है कि भाई इस पर्टिकुलर पोस्ट का पर्सन, मतलब इस पर्टिकुलर पोस्ट में वही पर्सन अप्लाई कर सकता है जो इसी रिलीजन का होगा, ये लॉ इनवैलिड नहीं होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा। एंड लास्ट इज द स्टेट में मेक ये वही वाला पॉइंट देखो जो ऐड हुआ, द स्टेट में मेक अ लॉ फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। ठीक है, वीकर सेक्शंस के लिए भी अगर ये चाहें तो पोस्ट को रिजर्व कर सकते हैं। एनी डाउट टू एनीवन? समझ आ गए सारे पॉइंट्स? पक्का? इतना डिटेल में ईईटी में नहीं था, जो था वो कौन सा याद है आपको? हमने जैसी का इतना डिटेल में नहीं था। हाँ सही बात है, जो था अभी तक वो बड़ा याद आ गया था आपको, वो भी तो नहीं याद था, तो बात तो एक ही है, बट स्टिल ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर है। 3 पढ़ ली हम लोगों ने, क्या चीज? आर्टिकल्स। आर्टिकल पढ़ रहे हैं कि डायरेक्ट वो पढ़ रहे हैं हम लोग, फंडामेंटल राइट्स? अच्छा, आर्टिकल पढ़ रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स? आर्टिकल्स। ऐसे उठपटांग सवाल हम सिर्फ इसलिए पूछते हैं माइंड टेस्ट करने के लिए। हमने आपको बताया था ना कई बार, आप होते यही हैं लेकिन होते नहीं हैं, है ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिजिकली एंड मेंटली। तो जैसे ही हमने ऐसा कुछ पूछा एकदम से, हाँ क्या हुआ, कुछ हुआ, तो बस ऐसे वापस लाने के लिए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में दिए? 3 में कि 4 में? 3 में। तो 4 में क्या है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ लोग ने हाँ बोल दिया था, हाँ पढ़ लिया। सबसे पहले यही पढ़ रहे हैं। तो 4 कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़ लिए फंडामेंटल राइट्स के? 3 पढ़े हैं। अच्छा,
आर्टिकल 14 कौन सा था? इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 प्रोहिबिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। ओके। और 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और 17 नहीं पढ़ा अभी? तो बता तो दो अपने आप से, नहीं पढ़ा तो बताएंगे भी नहीं। कौन सा होते 17? अबॉलिशन ऑफ टाइटल, अनटचेबल। देखो हमने यही बोला था कि जो पढ़ चुके हो वो कौन सा याद है ना। चलो इसको हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। अच्छा आप भी सोच रहे हैं ना, एक तो ठंड इतनी है ना, जमे चले जा रहे हैं, हाथ सबके पॉकेट के अंदर। कई बार आपको अगर कुछ लगता भी ना इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, तो आपको छोड़ो हटाओ, हाथ निकालना पड़ेगा जेब से। हाँ आप कहते हैं छोड़ो हटाओ, देखा एग्जाम में देखा जाए कौन हाथ निकाल के पेन चलाए, है ना। तो कहते इंपॉर्टेंट होगा अपने घर का होगा। चलो यहाँ पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इट वॉज योर फर्स्ट क्लास। ओके, समझ में आया? गलत बातें करना नहीं चाहिए, तो क्या करें? हाँ